हेलो दोस्तों, तो अपने 2 मिनट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी फोरम्स हैं या लेट्स से कोई भी न्यूज़ आइटम्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर बोथ योर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। पहले विल बी स्टडिंग अबाउट वन सच फोरम जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। सेकेंडली, ये पर्टिकुलर फोरम किसके एजीज में सेटअप की गई है वो भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। थर्ड, जैसा कि हम प्रीक्योर में करते हैं, हर न्यूज आइटम्स को आप मेंस में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में विल बी डिस्कसिंग इन 2 मिनट सीरीज एज वेल। चौथा, आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन मेन के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं शुरुआत करूं तो पूरी फोरम का नाम क्या है? राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता, बट ऑल आई नो इज इनका बेसिक एजेंडा क्या है, जो मुझे नाम से पता चल रहा है, राइस की एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, यानी कि राइस की एक्सपोर्ट्स को डेवलप करना। इसके लिए व्हाट विल हैव टू बी डन? सबसे पहले राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए, प्लस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने चाहिए। तो ये किस तरह से फोरम काम करती है? इस फोरम के जो भी मेंबर्स हैं, दे रीच आउट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स जो कि प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट तक में एसोसिएटेड है। राइट, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने में लोग एसोसिएटेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, सप्लाई करने में, इवेंचुअली एक्सपोर्ट्स करने में जो लोग एसोसिएटेड हैं, सो दिस फोरम एक्चुअली रीचेज आउट टू देम। राइट, इवेंचुअली जो है ये इस बारे में एंटिसिपेट करते हैं, राइट, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए सो दैट राइस का एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो। राइट, एंड इवेंचुअली व्हेन दे आर एबल टू एंटिसिपेट, व्हेन दे आर एबल टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? दे रेकमेंड द नेसेसरी पॉलिसी मेजर्स जो कि लिए जाने चाहिए फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ राइस। बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको? अब अगर आप अंग्रेजी में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो भी लाइन आपको दे दी जाए, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। राइट, अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम, तो अगेन जो वहां लिखा हो जाए, that you should be able to identify। अगर मैं आपको दिखाऊं what does it say, so it says, अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, it reaches out to all the stakeholders, बिल्कुल जी, it reaches out to all the stakeholders जिनसे कि पता लगे कि सिग्निफिकेंटली ग्लोबल लेवल पे आपकी जो राइस के एक्सपोर्ट्स है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे देखें सेकंड लाइन में, तो राइस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स दोनों की डेवलपमेंट्स पे काम करेंगे, जैसा कि आपको बताया। और तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि आपके पॉलिसी मेजर्स को भी ये लोग रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो तीन ही कीवर्ड्स बने आपके, राइस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, गोइंग टू द स्टेक होल्डर्स, एंड देन कमिंग अप विद द पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी मेजर्स। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं चीज बताऊं आपको, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको पता हो इसके मेंबर्स कौन है। मान लीजिए आपको नहीं पता इसके मेंबर्स कौन है, अगर मैं लॉजिकली सोचने की कोशिश करूं, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से देयर शुड बी पीपल। एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, कमर्स इंडस्ट्री से देयर शुड बी पीपल। अब क्योंकि राइस की बात हो रही है, तो जितने भी राइस डेवलपिंग स्टेट्स हैं या राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनसे भी लोग होने चाहिए। राइट, अगेन जो लोग राइस के प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट से एसोसिएटेड हैं, ऑल दोज पीपल विल आल्सो बी देयर। तो सेम चीज यहां लिखी हुई अगर आप देखें, राइस इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स होने चाहिए, बिल्कुल, कमर्स मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एंड जितने भी मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी होने चाहिए। सिंपल। नाउ वन एडिशनल थिंग जो है यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑफिशियल्स फ्रॉम अपीडा भी होने चाहिए। व्हाई ऑफिशियल्स फ्रॉम अपीडा? बिकॉज दिस फोरम हैज बीन सेट अप अंडर द एजीज ऑफ अपीडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपीडा की मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गो बैक एंड चेकआउट कि कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है ये। नाउ अपीडा किस तरह की बॉडी है ये भी पता होना जरूरी है। पॉलिटी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस तरह की बॉडी है। तो अगर आप देखो कि इट वाज एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट, द एक्ट इज गिवन हियर, सो द मोमेंट देयर इज एन एक्ट अबाउट इट, तो किस तरह की बॉडी होगी ये? स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मुझसे अपीडा के लिए पूछ लिया जाए कि इसका बेसिक एजेंडा क्या है, राइट, तो अगर आप इसके नाम में ही देखो, इसके नाम में ही एक्सपोर्ट शब्द है, तो अपीडा का बेसिक एजेंडा क्या है? एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन को एक्चुअली ये इंक्रीज करती है। राइट, अगर मुझे नहीं भी पता होता ना, ऑब्वियसली राइस एक्सपोर्ट्स की बढ़ाने की बात हो रही है, तो जो बॉडी होगी वो भी तो कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही होगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपीडा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक्सपोर्ट से एसोसिएटेड ट्रेड डेवलपमेंट है उस पर ये बेसिकली काम करती है। ठीक है जी, सिंपल था, लॉजिकली आपको चीजें याद हो गई। अब व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अपीडा जो है, ऑल्दो इसका काम एक्सपोर्ट्स को ट्रेड की तरफ बढ़ाने का है, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड को इंक्रीज करने का है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज शुगर। अपीडा जो है एज अ बॉडी, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, इंपोर्ट्स ऑफ शुगर के लिए भी
रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पे एक्सपोर्ट्स की जगह इंपोर्ट्स की बात हो रही है। तो ये एक ट्रिवियल पॉइंट है जिसको कि आप याद रखोगे। एग्जाम में क्या आ सकता है, अगर आपसे कह दिया जाए कि अपीडा इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपोर्ट ऑफ शुगर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव पता है एक्सपोर्ट है तो शायद आप इसको गलत कर दें। तो हमने वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं दैट पीपल टेंड टू मिस। सेकंड, बिकॉज राइस की बात हो रही है तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत सारे आज मैंने फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, ट्रिवियल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मेक श्योर यू कीप ऑन रिवाइजिंग देम। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि किन किन चीजों में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो GS1 में जो ज्योग्राफी का पार्ट है वहां पे आप इसे कोड कर सकते हो। एक ना टॉपिक है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और क्रॉप डाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? जब मैं क्रॉप डाइवर्सिटी की बात कर रही हूं तो मैं स्पेसिफिक क्रॉप से एसोसिएट हो रही हूं, लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी की बात कर रही हूं तो मैं एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज हैं लाइक लाइव स्टॉक या मान लीजिए कि पिसीकल्चर, तो इस तरह की चीजों को भी जब डिवर्सिफाई किया जाता है उसको एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी में माना जाता है। सो क्रॉप डाइवर्सिटी एक सबसेट है और एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी जो है दैट इंक्लूड्स ऑल दी अलाइड एक्टिविटीज एज वेल। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, एग्री डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, वहां पे आप इन फोरम्स को कोट कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। या फिर कभी कभी आपको राइस या वीट सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इस बार मेंस में आया हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक मेड राइस एंड वीट सिस्टम अ सक्सेस। तो वहां पे आप कंक्लूजन्स में इन एक्सपोर्ट फोरम्स को कोट कर सकते हैं कि आगे भी ये चीजें बढ़े, इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज फोरम्स। ठीक है जी। सिमिलरली GS3 में आप यूज कर सकते हो इसे, जहां पे आपको एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आए, या आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वहां पे आप कोट कर दीजिए। हो सकता है आत्मनिर्भर भारत से आपको इंटीग्रेट कर दे कि इंडिया एक्सपोर्ट्स में खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या क्या स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं, उनमें भी आप कोट कर सकते हो। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको इंटर रिलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है जी, सिंपल था। नाउ द लास्ट थिंग फॉर द डे, आई वांट टू टॉक अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ ध्यान से सुनना, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट्स में क्यों थी, व्हाई नॉट ऑल ओवर इंडिया। अब इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाई ओनली इन पंजाब रीजन्स या पंजाब हरियाणा रीजन्स, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी लैंड फर्टाइल थी उतना ही ज्यादा इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पे इसको शुरू किया गया। राइट, दूसरी चीज कि इकोनॉमिक रीजंस इसके क्या थे, जो कि फार्मर्स थे ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजन्स वो ज्यादा प्रॉस्पेरस थे दैन द रीजन्स ऑफ द ईस्ट, राइट, एक्सट्रीम ईस्ट एटलीस्ट। राइट, तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी ये जो पर्टिकुलर ग्रीन रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत कहाँ की गई, इन सर्टेन रीजन्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। एक और जो इसका रीजन है, जो हिस्टोरिकल रीजन रहा है कि अगर आपको पता हो बंगाल में बहुत ज्यादा जमींदारी सिस्टम था एंड पंजाब रीजन में महलवारी सिस्टम। द मोमेंट आई से महलवारी सिस्टम, इट मीन्स कि ये लैंड जो है विलेज कम्युनिटीज के पास थी, तो इट वाज इजियर टू गेट द होल प्रोसेस एक्टिवेटेड ओवर देयर, द प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट पीपल टेंड टू मिस इज अबाउट साउथ इंडिया, दैट क्यों साउथ इंडिया में शुरू नहीं की गई। ना साउथ इंडिया में अगर आप देखो जो डेक्कन प्लेटू होता है, डेक्कन प्लेटू अगर आप देखोगे इग्नियस रॉक्स का बना है, बसाल्टिक रॉक्स। तो बिकॉज ये पूरा का पूरा वोल्केनिक रीजन है, बसाल्टिक रीजन से बना हुआ है, बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है ना कि टैंक इरिगेशन बहुत ज्यादा होती है। बसाल्ट रॉक्स होने की वजह से एक तो ऑलरेडी वहां डिप्रेशंस बहुत ज्यादा है, राइट, तो उन डिप्रेशंस में टैंक इरिगेशन करना इजी है, और क्योंकि ये सारा वोल्केनोज या रॉक से बना हुआ है तो यहाँ पे नॉर्मल इरिगेशन करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसीलिए आप देखोगे सदर्न इंडिया में स्पेसिफिकली डेक्कन प्लेटू में टैंक इरिगेशन होती है, बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं जमीन में एंड देन उनके पानी से इवेंचुअली इरिगेशन होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि सदर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अब इस पूरे का एक काउंटर पॉइंट भी है, हमेशा ही किसी भी क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को एड्रेस करना जरूरी है। काउंटर पॉइंट क्या है कि यस, इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल माना जा सकता है कि एक स्पेसिफिक रीजन में शुरू किया, लेकिन इवेंचुअली जो है जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थी वहां पे ये बाकी रीजन्स में भी फैली है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारे पेपर्स पढ़ोगे तो वहां पे क्या कहा जाता है कि राइस ने जो है बहुत ही लेट
केटर करना या राधा बहुत ही लेट रिएक्ट करना शुरू किया टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इस वजह से भी बहुत ही लेटर स्टेज पे ये बाकी रीजन्स में पहुंची, फॉर एग्जांपल सर्टन रीजन्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड इवेंचुअली सर्टन रीजन्स इन सदर्न इंडिया। तो आप ये जरूर मेंशन करेंगे कि ऐसा नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बाकी रीजन्स में नहीं गई, लेकिन ये कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा कि इनिशियल स्टेजेस पे भले ही बाकी रीजन्स में नहीं गई, इनिशियल स्टेजेस में ये पंजाब और हरियाणा में ही रही, लेकिन इवेंचुअली यस इट डिड गेट स्प्रेड टू द अदर रीजन्स एज वेल। याद रहेगा, सिंपल था। एक बार और कंसोलिडेट करा देती हूँ, हेडिंग्स लिख लो आप अपने पास। पहला पॉइंट क्या था? फर्टिलिटी प्लस द इरिगेशन पार्ट। सेकेंड पॉइंट क्या था? इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इट। तीसरा क्या था? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, महलवारी सिस्टम्स। चौथा एस्पेक्ट क्या था यहाँ पे, जो मैंने आपको सदर्न इंडिया का टैंक इरिगेशन बताया। और नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, जो मैंने आपको बताया कि इनिशियल रीजन्स, इनिशियली जो है सिर्फ उन रीजन्स में थी, लेकिन इवेंचुअली इट डिड स्प्रेड। ऑल्सो मैंने आपको एक और रीजन जो आप कोट करके बताया है क्यों इनिशियली नहीं हुआ, बिकॉज अगर आप देखो तो इनिशियल ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट पे हुई है, राइस ने रिएक्ट ही टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस लेट करना शुरू किया था। याद रहेगा जी, बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आई वांट यू टू मेक द नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। ऐसी चीजें आपको प्री में भी आ सकती हैं, तो जो भी एडिशनल चीजें हैं प्लीज मेक श्योर इनके आप नोट्स बना लें, राइट, सो दैट आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।